हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और 10 बजे की जो क्लास होती है वो सामाजिक अध्ययन की होती है। सारा सिलेबस आपका कवर हो गया है। हम लोग अब अपने आप को चेक कर रहे हैं कि हमने जितना पढ़ा है वो हमारा कितना तैयार है। तो बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं और आज आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद फिर कल से हम लोग शांति शिक्षा का सतत विकास इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। तो जितने बच्चे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। तो ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कृषि पर आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी कृषि पे आधारित आप दो उद्योग के नाम लिखिए। देखिए, बैक टू बैक सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो कृषि पर आधारित दो उद्योग है आपके, पहला है कपड़ा उद्योग और दूसरा है आपका चीनी उद्योग, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? आपकी जो नेहरू रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की गई? तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो आपकी 28 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी, ठीक। कब की गई थी? 28 अगस्त 1928 को आपका नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर का जो लाल इमली ये आपके वस्त्र उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ सिलेबस बनते हैं। यानी ये वाला क्वेश्चन तो यूपी स्पेशल से है ना, यूपी जीएस से तो है ही। लेकिन अब हम लोग कानपुर के बारे में जानते हैं कि हाँ चमड़े के लिए फेमस है। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो लाल इमली ये आपके जो है कपड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बनते हैं, लेकिन इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहते, इसको कहते हैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछना, है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? ठीक, तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो नवंबर 1930 से ले जनवरी से लेके आपके 1931 तक चला, ठीक। यानी नवंबर 1930 से शुरू हुआ था और जनवरी 1931 तक आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? यानी व्यक्ति के लिए ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए कि कितना वो सह ले, ठीक। तो व्यक्ति के कानों के लिए जो सामान्य ध्वनि तीव्रता है वो आपके 60 डेसिबल होता है। कितना? 60 डेसिबल, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो आप सॉरी, ये आपके भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 में है। देखिएगा, आप ये मत सोचिएगा आपका जो है ना ये फोर्थ सेमेस्टर ऐसा है कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी क्वेश्चन इसमें एक दो ऐड हो जाते हैं। बात आई समझ में? चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 26 जून 1945 को हुई थी, ठीक। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे जाएं। पूना पैक्ट जो है ये एक प्रकार का समझौता था जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। अंबेडकर जी जो है, जो दलित वर्ग के साथ इतना भेदभाव होता था उनको सबको समान में ले आने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने ये समझौता के लिए मजबूर किया। और उन्होंने कहा कि जो आपका अलग से निर्वाचन प्रणाली है उसको समाप्त करके, ठीक है, 148 सीट को दलितों के लिए सुरक्षित कर दे, ठीक, रिजर्वेशन वगैरह का प्रोसेस। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? ये आपको पढ़ाया गया है। 2017, 20, 22 तीन बार कॉन्टिन्यू एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो है आपकी
अगारिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धूरिया, नायक, पठारी, राजगुंड आदि। ठीक, ये सभी आपके क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। जब आपका क्लास चल रहा था ना, तो वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई थी। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो पहला सिद्धांत तो यही था इनका कि ईश्वर जो है वो क्या है, एक है। ठीक। और दूसरा सिद्धांत, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। इनका कहना ये था कि ईश्वर एक ही है और ईश्वर की पूजा के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और पूजा का अधिकार सभी को है। आत्मा जो है वो अजर अमर है। ठीक है। ईश्वर कर्म के अनुसार फल देता है। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है। जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। ये आपके ब्रह्म समाज के सिद्धांत थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ। 2020 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आपका लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेह व्यक्ति को, यानी जिसके ऊपर संदेह है, उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए क्या कर सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके विरुद्ध में ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता है। ठीक, यानी कि अंग्रेज जो है भारतीय लोगों के शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। और जब वो आपकी गिरफ्तार करेंगे तो उसके विरुद्ध में ना आप कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील कर सकते हैं, ना कोई आप वकील कर सकते हैं। ठीक। तो जब ये आपका एक्ट पारित हुआ था तो इसका विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर खिलाफत आंदोलन क्या था। तो देखिएगा, भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। जो भारत में मुसलमान थे, वो जो टर्की के सुल्तान थे उनको क्या करते थे, इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का क्या किया, विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, जेट वायु धारा किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में बहने वाली जो तेज हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, यानी आपके पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जो बहती है, ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ है ना। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो हवा बहती है उसी को क्या कहा जाता है, जेट वायु धारा कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडल में बहने वाली जो तेज हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है उसी को जेट वायु धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो आपके स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था वो आपके 1920 में शुरू किया था। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये किसका कथन है, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। ठीक। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो होम रूल आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो आपके बाल गंगाधर तिलक थे और श्रीमती एनी बेसेंट जी भी थी। ये थियोसोफिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष थी। ठीक है। क्योंकि आपका एक बार प्रश्न बना हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का प्रश्न बना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के से संबंधित कौन है, तो वहां पे आपका इनका नाम ना देके होम रूल आंदोलन दिया हुआ है, तो आप ये इन्हीं से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ वो आपके बंबई से शुरू हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो 1951 में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी मुख्यतः किस देश में पाई जाती है। तो आपका जो भारत में चांदी सबसे ज्यादा पाई जाती है ना, वो आपके राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक। अगला प्रश्न है, सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आपका जो सुलह कुल महोत्सव है ये मनाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के आपके आगरा शहर में जो है ये मनाया जाता है। क्या,
आपके सुलहकुल महोत्सव। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो सारस जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस है वो आपके 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक, प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है। आपका जो सूचना का अधिकार है वो भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार जो है ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जो ललितपुर है वो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो जो तमिलनाडु ये भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा क्या है ये। तो किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक। यानी कि आपकी फीमेल और मेल का जो रेशियो होता है वही आपका क्या होता है? लिंगानुपात। की फीमेल की संख्या इतनी है, मेल की संख्या इतनी है, तो यही आपका लिंगानुपात कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के दो नेताओं के नाम बताइए, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, या फिर राष्ट्रवादी उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है तीन तरह से। तो राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। ये सभी आपके उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो देखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट आपके चौरा चौरी गांव में पुलिस ने भीड़ पर क्या की? गोली चलाई। ठीक। 5 फरवरी भी होता है, 4 फरवरी, कंफ्यूज मत होइएगा। प्राथमिकता आपकी 5 फरवरी को दी जाती है। ठीक है। तो जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थानों में बंद कर लिया, और भीड़ ने क्या किया? उस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 व्यक्ति जलकर मर गए। और जब गांधी जी को यह न्यूज मिलती है तो उन्होंने उसी समय असहयोग आंदोलन को रोक दिया, क्योंकि अ, गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे वो हिंसात्मक नहीं होता था। इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम थे, तो पहला तो ये था कि नमक कानून तोड़ने के लिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी यात्रा की थी। ठीक है। दूसरा है आपका, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। ठीक। अगला है, गांधी जी ने गांवों में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। गांवों में जातीय पंचायतों से अपील की गई, अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। ठीक है। यानी कि जो आपके ये शराब वगैरह बनते थे पहले, आपके ताड़ी से ही बनता था मदिरा वगैरह जो है। ठीक। तो उसके सारे पेड़ वगैरह को काट दिए, ये सारी चीजें कि हाँ हम उनका विरोध कर रहे हैं ना। चलिए, और सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था? ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने गांधी जी पे क्या आरोप लगाया था? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं। जो है आपका, जब ये सारी चीजें डिवाइड होती है तो मुस्लिम को थोड़ा कम सीट मिलता है, जिससे क्या होता है? जिन्ना को गुस्सा आता है, तो उसने आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी नेता है, इन्होंने इसी वजह से इन्होंने क्या किया?
हिंदूवादी विचारधारा से ये काम कर रहे हैं। जबकि आपके जब खिलाफत आंदोलन इन्होंने शुरू किया था जिन्ना लोगों ने, तो उसमें आपके महात्मा गांधी ने इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, है ना। चलिए, ये सारी कहानी बहुत लंबी है, क्लास के टाइम आपको सारी स्टोरी बताई गई है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? ठीक, तो सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। तो पुलिस अधिकारी आपके सैंडर्स, जो उस समय ब्रिटिश के अधिकारी थे, उन्होंने बड़े घातक लाठी प्रहार किए, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा चोट लगी और 7 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत की जो प्रमुख उपलब्धियां थी, वो तो पहला ये था कि मतदान का अधिकार, ठीक। दूसरा था आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम। तीसरा था आपका विविधता में एकता का नारा। और चौथा था आपका विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। यानी कहने का मतलब है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो सबसे पहले तो उसको मतदान का अधिकार मिला, है ना। अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी स्पेस से संबंधित सारे प्रोग्राम हुए, ठीक है। विविधता में एकता का नारा और विकासशील भारत की विकसित भारत की ओर जाना, ये आपके स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसके कार्य बताइए। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इसका कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये आपके यूनेस्को का कार्य है, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आपके लक्षद्वीप समूह, ठीक, ये आपके हैं। और अगर आपसे पूछे अंडमान और निकोबार का जो है राजधानी, तो पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप का क्या है आपके कवरत्ती, ठीक। ये आपसे बहुविकल्पी में प्रश्न बना हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो जो भारतीय जलवायु है, इनको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वो आपकी स्थिति है, उच्चावच है, भूपृष्ठीय हवाएं हैं, और आपकी उपरितन वायु धाराएं हैं, ठीक। ये सभी आपकी भारतीय जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आपकी क्या है? बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान, लहरें, ये सभी आपकी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चक्रवात आपके जो अन्य इनके अन्य नाम है, हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर, ये सभी आपके चक्रवात के नाम हैं, ठीक। ये सभी आपके चक्रवात के क्या है? नाम है, ठीक। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली दो घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो जो सन से आपकी यूवी रेज आती हैं, जो बहुत हानिकारक होती हैं, ठीक है। जो आपकी ओजोन लेयर में जो छिद्र हुआ है, उसी से जो आपकी यूवी रेज आते हैं, ठीक। तो उससे जो बीमारियां होती हैं, वो होती हैं, सबसे पहला तो जो है स्किन का कैंसर, ठीक, त्वचा का कैंसर, ठीक, मोतियाबिंद। आप लोगों को पता होगा कि एक क्रीम होती है एसपीएफ करके, है ना। बहुत सारी क्रीम होती है जो इसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है नाम, एक मिनट, क्या बोलते हैं, सन करके होता है, सन प्रोटेक्शन करके होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका मोतियाबिंद, ठीक है। चलिए, त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद। तो आपकी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे दो घातक बीमारियां होती हैं, पहला है त्वचा का कैंसर और दूसरा है आपका मोतियाबिंद, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने में होता है ना, और फसल उगाने के लिए होता है, सीमेंट बनाने के लिए और ईंट बनाने के लिए आपकी मिट्टी का प्रयोग होता है। और भी बहुत कारक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो रिहंद बांध है, ये आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक, और रिहंद नदी पे आपका ये स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न, तो वनों उन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वन उन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को क्या करता है, बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वनों उन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से अनुकृति है? ठीक, अगर आपसे पूछ रहा है कि जो अशोक चिन्ह है हमारे भारत का राजकीय प्रतीक, ये कहाँ से लिया गया है? तो जो सारनाथ में अशोक लाट है, वहां से आपका भारत का जो राजकीय प्रतीक है वो लिया गया है। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, यहीं पे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। ठीक, यानी यूपी की जितनी भी आपकी नदी है उसको घटते हुए क्रम में लिखिए। ठीक, तो देखिएगा इतना लंबा क्वेश्चन आपका 1 नंबर है, 1 नंबर का प्रश्न है, आपको इतना लंबा लिखना है। तो सिर्फ आप ये लिख दीजिए, सिंधु नदी, फिर गंगा नदी, है ना, फिर यमुना नदी, फिर आपकी करनाली या घाघरा नदी, और चंबल नदी, गोमती नदी, फिर रामगंगा नदी और राप्ती नदी, फिर आपके बेतवा नदी। ठीक, अगर हम बात करें सिंधु नदी की लंबाई तो 3180 किलोमीटर है, सबसे लंबी। गंगा नदी की लंबाई तो 2525 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई तो 1376 किलोमीटर, और करनाली या घाघरा नदी की लंबाई देखें तो 1080 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई देखें तो 960 किलोमीटर। गोमती नदी की लंबाई देखें तो 900 किलोमीटर, और रामगंगा नदी की लंबाई देखें तो 690 किलोमीटर, और राप्ती नदी की लंबाई देखें तो 600 किलोमीटर। ठीक है, और बेतवा नदी आपकी 590 किलोमीटर। तो ये आपकी यानी कि बढ़ते से छोटे क्रम में लिखना है, बढ़ते से घटते हुए। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोगों ने कंप्लीट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट किया है, और आपके देखते हैं कल से आपका जो है क्लास चलेगा, वो है आपके शांति शिक्षा का सतत विकास। ठीक, शांति शिक्षा का सतत विकास। ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज आपका खत्म हुआ, जल्दी से हम लोग शांति शिक्षा का सतत विकास भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।